नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य हिंदी खंड के लिए आज से हम लोग जो है नई तरीके से टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल हिंदी की सेपरेट टेस्ट सीरीज होगी। इसमें हम लोग जो है हिंदी के 25 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल करेंगे और अब एग्जाम्पल्स जो है इसमें बढ़ा दिए गए हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आपको जो है एक्सप्लेनेशन में दिया जा सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट का आपका समय लूंगा। आप अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आप जो है कम से कम 55 प्लस मार्क्स सिक्योर कर सकें, तो आपके लिए एक रामबाण सोल्यूशन है, जो कि ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ जो है आपको ई बुक के फॉर्म में प्राप्त होगी। इसका आप प्रिंट स्वयं निकलवा सकते हैं, क्योंकि इसका प्रिंट हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाना संभव नहीं है। अब ये पीडीएफ जो है इस तरह से आप प्रिंट निकलवाएंगे। लगभग 157 पेज की ये जो है पीडीएफ है, लेकिन इसमें हिंदी के पूरे 6 टॉपिक, जो पूरे 6 टॉपिक होते हैं, तत्सम, तद्भव, विशेष विशेषण, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द जो है, ये सभी जो है इसमें आपको क्रमबद्ध रूप से मिलेंगे। और ये पूरा इस तरह से लिखा गया है, सारे प्रामाणिक स्रोत, जितनी भी अच्छी और मानक किताबें हैं उनसे, बाकी जो अन्य प्रामाणिक जो है शब्दकोश हैं और जितने भी सोर्सेज हैं, सबसे संकलित करके जो है इस ई बुक को तैयार किया गया है। और ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। इजीली आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जो है लिंक ये इस तरह से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं प्राप्त हो रही, कोई समस्या आ रही है, तो ये जो है कॉन्टेक्ट नंबर है 9506742546। इस पर आप जो है एक बार फ़ोन कर लीजिए या आरओ हिंदी पीडीएफ लिख के भेज दीजिए, तो उधर से आपको जो है लिंक और सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब ये पीडीएफ जो है थोड़ा सा इसको देख लीजिए किस तरह की दिखती है। और इसका जो सैंपल पीडीएफ है, जिसमें 10-15 पन्ने जो है प्रदर्शित करने के लिए आपको दिया जा रहा है सैंपल के रूप में, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से डाउनलोड करके उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो इस तरह से जो है इसमें आप देखेंगे तो जो है पहले पन्ने पर जो है सारा जो है ब्यौरा दिया है कि कौन कौन से टॉपिक हैं और किस पेज नंबर पे मिलेंगे। उसके बाद जो है जैसे ये तत्सम तद्भव है, तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जो है जितने भी तत्सम तद्भव के बारे में बेसिक जानकारियां हैं और जो नियम हैं, जो मानक नियम है कि कौन से शब्द तत्सम है, कौन से तद्भव हैं, उन सबको डिस्कस किया गया है। इसी तरह से जो है ये पूरी पीडीएफ डिजाइन की गई है। फिर आप देख सकते हैं दूसरा टॉपिक विशेष एवं विशेषण। तो विशेष एवं विशेषण के जितने प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, उनमें क्या भेद होता है और किस तरह से उसको हम जो है पहचान सकते हैं, सारी चीज़ें जो आपको ये ज़रूरी हैं सब यहाँ पर दी गई है। तो ये बुक है, भले हम इसको प्रिंट नहीं करा पाए, लेकिन जो है आपको पीडीएफ के फॉर्म में दी जा रही है, जिससे आप जो है चाहें तो इसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हैं, या जो है आप ऐसे ही इसका इस्तेमाल जो है पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ने में कर सकते हैं। तो और कोई भी जानकारी चाहिए तो आपके सामने ये नंबर दिया है 9506742546। आप इस पर कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो है एक गंभीर अभ्यर्थी के रूप में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उसमें अच्छे से अच्छा जो है इस बार स्कोर करें, तो आप हमारे क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ जाइए। क्रैश कोर्स प्रोग्राम जो है बेसिकली एक टेस्ट सीरीज है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज जो है केवल क्वेश्चन आंसर वाली टेस्ट सीरीज नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पीडीएफ में पूरा नोट्स दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन की व्याख्या में लिखा जाता है। अब ये नोट्स किस तरह के हैं, इसके लिए आप जो है सबसे पहले हमारे टेस्ट सीरीज की जो है सैंपल पीडीएफ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं प्राप्त होता है तो आपको इसी नंबर पर ज्वाइन आरओ लिखना है और व्हाट्सएप कर देना है किस पर, 9506742546 पर। उधर से पूरी प्रक्रिया और पीडीएफ फाइल का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। तो समीक्षा अधिकारी की तैयारी करने के लिए इससे बेहतर विकल्प आपके पास कोई नहीं है। आप चाहें तो जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के सही युग्म की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन है आपके पास। स्तंभ का थंब, असौ का यों, चक्रवाक का चकवा और स्तंभन का स्तंभ। इनमें से हमको 2 या 3 या 4 जितने भी सही युग्म हैं उनको देखना है कि कौन कौन से युग्म जो है सही हैं। तो एक एक करके हम पहले इसको वेरीफाई करते हैं। स्तंभ का तद्भव क्या होगा, थंब होगा, बिल्कुल ठीक सही दिया हुआ है। असौ का यों नहीं होता है। चक्रवाक का चकवा, ये भी बिल्कुल सही दिया है तत्सम तद्भव के अनुसार।
और स्तंभन का जो है स्तंभ नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है केवल 1 और 3 यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रश्न में दिए गए शब्द युग्मों में से युग्म 1 व 3 सही सुमेलित है, जबकि 2 और 4 सही सुमेलित नहीं है। असौ का जो उपयुक्त तद्भव शब्द है वह होता है, और स्तंभन का तद्भव क्या होता है? थामना होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चंद्र का तद्भव चांद होगा, घृत का तद्भव घी होगा, बालुका का तद्भव शब्द क्या होगा? बालू होगा, और आंख का तत्सम क्या होगा? अंक होगा। 18 का अष्टादश होगा। भौरा का तत्सम शब्द भ्रमर होगा। थंब का तत्सम स्तंभ होगा। स्तोक का थोड़ा होगा। पोथी का पुस्तिका होगा। कपड़ा का तत्सम करपट होगा। नरम का तत्सम शब्द नर्म होगा। ऊंट का जो है उष्ट्र होगा। खजूर का खरजूर होगा। इसी प्रकार से कैसा का अगर हम तत्सम शब्द देखें तो क्या होगा? कीदृश्य। आयशु का आयदेश होगा। आलस का तत्सम आलस्य। पास का तत्सम पार्श्व। नाती का नप्त। सेम का सिम्बा, महत्वपूर्ण है, पूछा गया एक बार जो है। कोई का कोवपी। बकरा का बरकर। बहु का तत्सम शब्द वधु। बंदर का वानर। आखर का अक्षर। जोगी का योगी। पंख का पक्ष। डंक का दंश। सीढ़ी का 2 तरह से तत्सम बन सकता है, श्रेणी भी बन सकता है और श्रेणी इस तरह से भी लिखा जाएगा। साहू का साधु। साई का स्वामी। ओठ का तत्सम ओष्ठ, और हुलास का तत्सम शब्द उल्लास होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर तत्सम शब्दों को पहचानने के कुछ विशेष नियम दिए गए हैं। इनमें से कौन सा नियम सही है या नहीं है? तो ये हमको देखना है कि कौन कौन से जो है इसमें से सही नहीं है नियम। 4 नियम आपके सामने हैं, इसमें से हमको सही नियमों को देखना है। तत्सम शब्दों में सा वर्ण का प्राय प्रयोग होता है, बिल्कुल सही है। तत्सम शब्दों में आप अधिकांश देखेंगे सा लगा होता है, तो ये जो है ठीक हो गया। उसके बाद जो है चंद्रबिंदु वाले शब्द निश्चित रूप से तत्सम शब्द होते हैं, ये गलत है, क्योंकि चंद्रबिंदु जिनमें लगे होते हैं वो क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम शब्दों में शा के स्थान पर श का प्रयोग अधिकांशता होता है, ये भी गलत है, इसका उल्टा होना चाहिए। सा के स्थान पर इस सा का प्रयोग होता है, तो 2 और 3 गलत हो गए। उसके बाद तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरह से 2 और 3 गलत हैं, बाकी 1 और 4 सही हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इनको थोड़ा सा हम उदाहरण सहित समझते चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सा वर्ण के प्रयोग की, जो तत्सम में होता है। जैसे किसान की जगह तत्सम में कृषक लिखा जाता है, आशीष की जगह आशीष लिखा जाता है। फिर जिन शब्दों में चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है वो निश्चित तौर पे क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। जैसे कुआं क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या है? कूप हो जाएगा। इसी प्रकार आंवला का क्या हो जाएगा? आमलक हो जाएगा। आँख का अक्षी, और गंवार का ग्रामीण या ग्रामकार। फिर शशि वाले शा की जगह जो है सरल वाले शा का प्रयोग होता है तद्भव शब्दों में। जैसे दिया सलाई, तो ये क्या है? तद्भव है। अब दीप शलाका कर देंगे तो यहाँ पर शशि वाला सा आ जाएगा, तो ये तत्सम हो जाएगा। इसी प्रकार से अंश को अंश लिखा जाएगा इस तरह से। फिर री की मात्रा का जिनमें प्रयोग होता है वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे झनकार की जगह झंकृत, किसान की जगह कृषक। अगला प्रश्न देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राखी का तत्सम रूप नहीं है? राखी के जो है कई सारे तत्सम होते हैं, तो इनमें से कौन सा एक नहीं है हमको देखना है। रक्षा, ये राखी का तत्सम रूप है। रक्षिका भी है, रक्षा सूत्र भी है, लेकिन रसवती जो है ये राखी का तत्सम रूप नहीं है। रसवती जो शब्द है ये रसोई का तत्सम रूप होता है। कुछ और उदाहरण देखते हैं तत्सम तद्भव के, प्राय इन्हीं में से जो है आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। स्तंभक, ये क्या है? गुलदस्ते का तद्भव रूप है। ऊंट का ऊष्ट्र, यह भी हमने देखा। ऊष्ट्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? ऊंट हो जाएगा। इसी प्रकार उष्णीय का जो है तद्भव क्या होगा? पगड़ी हो जाएगा। कियत का तद्भव क्या हो जाएगा? कितना। अब हम तद्भव और तत्सम के रूप में इसको देख लेते हैं। तांबा, तांबा का तत्सम क्या होगा? आयश होगा। ललाट का तत्सम क्या होगा? भ्रमध्य होगा। बादाम का वताद होगा। गमछा का प्रच्छद होगा। घुड़साल का मंदुरा होगा। तकिया का
तूल उपधान, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में आपने अभी तक सुना भी नहीं होगा। इलायची का एला, बजाजा का विपणिका, शर्त का वादान, कटोरा का कच्चोलक, ये इसका जो है तत्सम रूप हो गया। बढ़ई का तत्सम रूप क्या हो गया? त्वष्ठा। ओस का अवश्याय, चाक का चक्र, ऊंचा का उच्च, ओला का उपल, ओझा का उपाध्याय, छकड़ का सकट, अफीम का अहिफेन, कैथा का कपित, चरित्र का चरित्र। घास का तत्सम क्या हो गया? तृण हो गया। और 11 का क्या हो गया? एकादश हो गया। इसके अलावा पसली, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिप्स कहते हैं, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? परशुका। फव्वारे का धारा यंत्र, नारंगी का नाग रंग, पूरी का पोली, सीसी का पुटिका। चाबुक का जो है तत्सम क्या होगा? प्रतोद होगा। गोल का क्या होगा? वर्तुल होगा। अमचूर का आम्रचूर्ण होगा। गिद्ध का तत्सम रूप गृध या गृद्ध, इस तरह से लिखा जाएगा। कोश का क्रोश, कोयल का कोकिल और केकड़ा का करकट। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न देखेंगे हम। तत्सम और तद्भव, इनको आपस में हमको सुमेलित करना है। चतुस्त्रिंतत का क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा, आपका जो है दूसरे से सुमेलित हो जाएगा। फिर चतुष्टष्टि, इसका जो है क्या हो जाएगा? ये जो है 64। ये सभी गिनतियां हैं जिनका जो एक तरह से देख लीजिए आप तत्सम या संस्कृत रूप दिया हुआ है। चतुर्शिति, चतुर्शिति जो है किसके लिए प्रयोग होगा तद्भव में? 84 के लिए। और चतुर्दश बहुत ही कॉमन है, 14 के लिए प्रयोग होगा। इस तरह से डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। 3 उदाहरण दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा उदाहरण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आने वाले दशाबोधक विशेषण का प्रकार है? यानी यहाँ पर हमको पर्टिकुलरली क्या देखना है? दशाबोधक। तो दशाबोधक आप जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जो दशा होती है, जो दशा के रूप में उसका विशेषण बनाने वाले शब्द होते हैं, वो दशाबोधक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जिसका जो है व्यापक तौर पे डिवीजन जो है गुणवाचक के अंतर्गत किया जाता है। तो इनमें से हमको जो है छांटना है जिसमें दशा बताई गई हो। यह मखमली चादर किसकी है? तो इसमें जो है किसी प्रकार का दशाबोध नहीं है। इश्क मास का रंग नीला है, इसमें जो है रंग के बारे में बताया गया है। और रमेश आजकल अस्वस्थ है, आप इसमें देख सकते हैं रमेश के बारे में बताया गया है कि उसकी दशा कैसी है? अस्वस्थ है। तो केवल 3 इसमें सही उत्तर होगा, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण कैसे? जैसे काल, स्थान, रंग, आकार, दशा, गुण, गंध, स्पर्श, स्वाद, इन सभी को बताने का या बोध कराने वाले जो विशेषण होते हैं वो गुणवाचक कहलाते हैं। अब गुणवाचक के भी कई सारे जो है सब डिविजन्स हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले कालबोधक, तो नाम में ही काल लगा हुआ है, यानी ये जो है समय का बोध कराता है काल का, यानी भूत, वर्तमान, भविष्य, नया, पुराना, अगला, पिछला, नवीन, क्षणिक, इस तरह से इसके उदाहरण होंगे। स्थान बोधक यानी स्थान के बारे में परिचय कराए, देसी, क्षेत्रीय, पंजाबी, अमेरिकी, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, पूर्वी, पछुआ, चीनी, बिहारी, ये सभी स्थान बोधक शब्द के उदाहरण हो गए। आकार बोधक, जिससे आकार का पता चले, साइज के बारे में अंदाज लगे, लंबा, चौड़ा, गोल, सुडौल, समान, असमान, बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार इत्यादि। रंग बोधक में लाल, हरा, पीला, नीला, नारंगी, सुनहरा, चमकीला, फीका, धुंधला। दशा बोधक जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है, स्वस्थ, अस्वस्थ, दुबला, पतला, मोटा, गीला, सूखा, भारी, गरीब, अमीर, उद्यमी, यानी कि इन तरह से दशाओं का जो बोध कराने वाले जो विशेषण शब्द हैं वो सभी जो है गुणवाचक के अंतर्गत दशाबोधक जो है के अंतर्गत आते हैं। अब गुणबोधक में अच्छा, भला, बुरा, सच्चा, झूठा, पापी, दानी, दुष्ट, सीधा, शांत, सरल, ईमानदार, तो इस तरह से ये जो है सभी क्या हैं? गुणवाचक के उदाहरण है। उसके अंतर्गत गंधबोधक भी आता है, खुशबूदार, बदबूदार, महकदार, सुगंधित। स्पर्श बोधक, अब जो मखमली का प्रयोग हुआ था पहले उदाहरण में वो स्पर्श में आ जाएगा कि चादर मखमली है, यानी स्पर्श उसका कैसा है? मखमली है। मखमली, कठोर, कोमल, चिकना, खुरदुरा। फिर स्वाद बोधक में स्वाद के बारे में मीठा, खट्टा, कसैला, मधुर, नमकीन, ये सब आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयोजक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? संयोजक का मतलब कनेक्ट करना, अगर आप इसकी इंग्लिश पे ध्यान देंगे कनेक्ट करना,
तो ऐसे क्रिया विशेषण जो दो वाक्यांश या दो पदों को आपस में कनेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, संयोजक क्रिया विशेषण होते हैं। तो हमको यहाँ पर बताना है कि किसमें प्रयोग नहीं हुआ है। जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं आऊँगा, यहाँ पर वहीं आप देख रहे हैं ये क्या है, एक अव्यय शब्द है और ये क्या कर रहा है, ये कनेक्शन का काम कर रहा है, यानी ये संयोजक क्रिया विशेषण की तरह काम कर रहा है। यहाँ हम चल रहे हैं वहाँ वो बैठा है, ये भी संयोजक क्रिया विशेषण हो गया। अरे वह चोर किधर गया, इसमें जो है कोई भी संयोजक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। जहाँ पर अब इस संस्था का कार्यालय है वहाँ पर कभी मेरा घर हुआ करता था, इसमें भी संयोजक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया की विशेषता बनाने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मनु धीरे धीरे टहलती है, तो वो कैसे टहल रही है, धीरे धीरे टहल रही। क्रिया के बारे में बताया गया है कि उसकी क्रिया धीरे धीरे हो रही है, तो ये जो है धीरे धीरे जो है यहाँ पर क्रिया विशेषण है। फिर प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के तीन प्रकार होते हैं। एक तो साधारण क्रिया विशेषण होता है, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग वाक्यों में स्वतंत्र रूप से हो वो साधारण क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। जैसे अरे वह चोर कहाँ गया, तो इसमें जो है अरे जो शब्द है ये क्या है, ये साधारण क्रिया विशेषण है। संयोजक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों का संबंध किसी उपवाक्य के साथ होता है उन्हें हम संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जहाँ तुम अभी हो वहाँ पहले घर हुआ करता था, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं आऊँगा, तो इसमें क्या है, संयोजक, यानी ये कनेक्ट कर रहा है जो है दो वाक्यांशों को। अगला है अनुबद्ध क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के लिए हो उन्हें हम अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब निश्चय का मतलब जहाँ पर श्योरिटी बताई जा रही है कि जो है कोई काम जो है हुआ है तो निश्चित रूप से हुआ है, कन्फर्मिटी इसकी जो है, तो यह काम तो गलत ही हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, ही का प्रयोग हुआ है, यानी इन्होंने निश्चित कर दिया है कि जो काम हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ है। ही का प्रयोग जो है होने से जो है एक निश्चय का उसमें बोध हो जाता है, इसीलिए इसको हम अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय का कौन सा एक भेद नहीं है। तो रूप के आधार पर इनमें से एक भेद कौन सा नहीं है, मूल क्रिया विशेषण भेद होता है, यौगिक होता है, स्थानीय भी होता है, लेकिन जो प्रांतीय क्रिया विशेषण है इस तरह का कोई भी रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं होता है। अब रूप के आधार पर जो भेद हैं उनको समझ लेते हैं। मूल क्रिया विशेषण वे क्रिया विशेषण जो किसी अन्य शब्द के मेल से नहीं बनते हैं वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अचानक, पास, दूर, सदा, फिर नहीं, ठीक नहीं, ये सभी क्या है, मूल क्रिया विशेषण। इनमें जो है किसी भी अन्य शब्द का जो है कोई मेल या संयोजन नहीं है। जैसे उसका उदाहरण वाक्य में ले लें, सदा सत्य बोलना चाहिए, आप अचानक से कैसे आ गए, तो ये सब जो है मूल क्रिया विशेषण है। फिर यौगिक की बात करें, जो क्रिया विशेषण किसी अन्य शब्द के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक शब्दों से बनते हैं। जैसे मन से, यहाँ तक, यहाँ दो का हो गया, भूल से, देखते हुए, झट से, चुपके से, तो वह यहाँ तक, यहाँ पर यहाँ तक का प्रयोग हुआ है, यानी क्या है, यौगिक क्रिया विशेषण है। मैं उसे मन से निकाल चुका हूँ, तो यहाँ पर जो है मन से जो है क्या है, ये यौगिक क्रिया विशेषण है। यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु तथा अव्यय के मेल से बनते हैं। अगला क्या है, स्थानीय क्रिया विशेषण, ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपना रूप बदले किसी विशेष स्थान पे आते हैं तथा स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि वो क्रिया विशेषण, लेकिन जहाँ पर उनका प्रयोग होता है वो क्रिया की विशेषता बताने लगते हैं। तो वे सब कैसे चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे जो है शब्द क्या है, चलने की विशेषता बता रहा है, ये स्थानीय रूप से क्रिया विशेषण है। अगला उदाहरण क्या है, वह अपना सिर पकड़ेगा, तो यहाँ पर जो है ये गलत लिख गया है। तो इस तरह से स्थानीय क्रिया विशेषण देख लिया हमने। अब प्रांतीय क्रिया विशेषण जो है ये रूप के आधार पर इसका कोई भेद नहीं होता है। अगला प्रश्न, लाखों लोग कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है, लाखों, कोविड-19, लोग या संक्रमित, चारों शब्द में से आपको देखना है कि इसमें से विशेषण क्या है।
तो विशेषण इसमें क्या है, लाखों शब्द जो है इसमें विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये तो सिंपल परिभाषा आप जानते हैं। अब उसका उदाहरण क्या है, जैसे मानव अच्छी लड़की है, मानवी अच्छी लड़की है, तो लड़की की विशेषता बता रहा अच्छी है। आशीष कवि हैं, आशीष के बारे में बता रहा कवि हैं। उसके बाल कैसे हैं, लंबे हैं। तो ये सब क्या है, विशेषण के उदाहरण हो गए। प्रश्न में दिए गए वाक्य में लाखों जो है विशेषण है, क्योंकि जो लोग की बात हो रही है उसमें उनकी विशेषता बता रहा है कि कितने लोग हैं, लाखों लोग हैं। उल्लेखनीय है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। गुण, संख्या तथा परिमाण के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला है सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण, जिसमें कोई भी सर्वनाम जो है विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है। संख्यावाचक विशेषण, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, लाखों क्या है, एक संख्यावाचक विशेषण है। फिर परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें हम कह सकते हैं कम, ज़्यादा, बहुत, अधिक, ये सभी जो है क्या है, परिमाण बताते हैं, यानी माप तौल के बारे में जो बताते हैं। और गुणवाचक विशेषण, जिसमें किसी भी तरह से रंग, दशा, आकार, स्वाद, इन सभी का जो है बोध कराया जाता है, वो गुणवाचक में आते हैं। अगला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्मों का कूट के माध्यम से चयन कीजिए। 6 आपके सामने युग्म दिए हैं, इनमें से आपको ये देखना है किनका किनका जो विलोम दिया है साथ में वो सही है। एक एक करके चेक कर लेते हैं। स्निग्ध का जो है क्या होगा विलोम शब्द, रुच्छ होगा, तो एक तो आपका नंबर 1 जो है ठीक हो गया। उसके बाद सृजन का क्या होगा, क्या मंदन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गलत दिया है। सुसुप्ति का दीप्ति, ये भी गलत दिया हुआ है। सैद्धांतिक शब्द का विलोम क्या होगा, व्यवहारिक, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। और स्थायी यानी परमानेंट, स्थानापन्न, जो उसके स्थान पर थोड़ी देर के लिए आया हो, यानी 5वां भी ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, डी सही है। स्निग्ध का विपरीत रुच्छ होता है। सृजन का क्या होना चाहिए था, विनाश होना चाहिए था। सुसुप्ति मतलब होता है सोना, तो उसका विपरीत हो गया जागरण। सैद्धांतिक का व्यवहारिक, स्थायी का स्थानापन्न। कुछ और विलोम शब्द देखते हैं। हर्ष का विषाद या शोक, वादी का प्रतिवादी, स्पष्टता का विलोम अस्पष्टता, विराट का क्षुद्र। सौम्य का विलोम उग्र, सेवित का असेवित, मोहित का विलोम अमोहित, मृदुल का कठोर। सुशील का विलोम दुश्शील, मार्जित का अमार्जित, स्मरण का विस्मरण, मानवता का नृशंसता, सुलक्षण का कुलक्षण, महायोगी का महाभोगी, सुयोग का कुयोग, भौतिक का आध्यात्मिक, सुमार्गी का कुमार्गी, भूतपूर्व का अभूतपूर्व, सुपाच्य का यानी जो आसानी से पच जाए, और कुपाच्य जो पचने योग्य ना हो, भूगोल का खगोल, शारयुक्त का निस्सार, भूषण का दूषण, शोहरत का बदनामी, प्रगल्भ का अप्रगल्भ, शास्त्रीय का अशास्त्रीय, और प्राकृतिस्थ का अप्रकृतिस्थ। शिखर का तल, प्रगति का प्रतिगमन, शिक्षक का शिक्षार्थी, पौरुष का स्त्रीत्व, शाश्वत का क्षणिक हो गया विलोम, प्रवर का अवर, विधवा का सधवा, पृष्ठभाग का अग्रभाग, विजेता का विजित, पूर्ववर्ती का परवर्ती, विचलित का अविचलित, पुष्टि का अपुष्टि, लालसा का विरक्ति, दूरदर्शी का अदूरदर्शी, वंध्या का विलोम उर्वरा, दुष्ट का सज्जन, वंदनीय का निंदनीय, दुष्प्रवृत्ति का सदप्रवृत्ति, लोहित का अलोहित, देव का दानव, वक्र का विलोम ऋजु, और देही का विलोम जो है क्या हो गया, विदेही। अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्लोगन है, एक सड़क के किनारे पर एक बोर्ड लगा हुआ, उस पर एक वाक्य लिखा हुआ है। इस वाक्य को पहले जो है ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इस पर एक प्रश्न आपको हल करना है। अतुल्य भारत के दर्शन पर निकले देवतुल्य तीर्थयात्रियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप उपर्युक्त वाक्य में आप किसी भी शब्द को खंडशः जो है उपयोग कर सकते हैं, यानी अलग अलग उपयोग कर सकते हैं। ये जो है एक आपके साथ शर्त भी हो गई। अब इसमें बताना है कि जो है उपर्युक्त वाक्य किस प्रकार के शब्द युग्म का सटीक उदाहरण है। यानी अब आप इसको विकल्पों से देख लीजिए, इसमें कोई पर्यायवाची का शब्द युग्म दिया हुआ है, या तत्सम तद्भव का दिया हुआ है, या अनुलोम विलोम का दिया हुआ है, या ए और सी दोनों दिया हुआ है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। कुछ शब्दों को हम ढूंढते हैं इसमें। अतुल्य,
अतुल्य का जो है विलोम इसमें दिया है क्या, तुल्य दिया हुआ है, ठीक है। तो अतुल और तुल्य ये आपस में, अतुल्य मतलब जिसकी तुलना ना हो सके, तुल्य मतलब जो है जिसकी तुलना हो, तो ये आपस में विलोम हो गए। इसके बाद कोई और शब्द क्या इस तरह का है जिनमें कोई जो है आपस में संबंध बन रहा है? तो स्वागत शब्द आप देख रहे हैं और दूसरा शब्द देख रहे हैं अभिनंदन। ये कैसे शब्द हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? पर्यायवाची शब्द भी है इसमें और अनुलोम विलोम शब्द भी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी ए और सी दोनों। दिए गए वाक्य में अतुल्य व तुल्य दो शब्द परस्पर रूप से प्रयुक्त हुए हैं जो कि विपरीतार्थी हैं। ये अनुलोम विलोम शब्द के उत्तम उदाहरण हैं। इसके बाद स्वागत एवं अभिनंदन जो है परस्पर समानार्थी शब्द हैं। स्वागत कहने पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? अभिनंदन तो हुआ ही, उसके बाद अभिवादन, आओ भगत, सत्कार। चलिए कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द और देखते हैं। ढाल का समतल, जटिल का सरल, कोप का कृपा, तम का ज्योति, जर्जर का दृढ़, कृपणता का उदारता। फिर तरल का ठोस, जवानी का बुढ़ापा, कृपण का दाता, तारीफ का विलोम बुराई, जंगली का घरेलू, कठिन का विलोम सरल, तुकांत का विलोम अतुकांत, ग्रहण का त्याज्य या त्याग, ओछा का गंभीर, दलित का अदलित, गोचर का अगोचर, ओजस्वी का निस्तेज, दंड का क्षमा, गोरी का सांवली, ऋणात्मक का विलोम धनात्मक, थकावट का स्फूर्ति, गूढ़ का प्रगट, उपसर्ग का प्रत्यय, थाह का थाह, गुड़ी का निर्गुड़ी, ऊपरी का आधा, ढाल का समतल, गति का कुगति, उपमेय का उपमान, तलवार का ढाल, गीत का गीत, उत्पादक का अनुत्पादक। इसके बाद तिक्त का मधुर, खुश का नाखुश, उत्तेजन का प्रशमन, तृष्णा का वितृष्णा, खाली का भरा, उठना का विलोम क्या हो जाएगा? बैठना, तिमिर का आलोक, क्षीण का पुष्ट, उच्चरित का अनुच्चरित, तड़ु का वृद्ध, क्षमता का अक्षमता, इहलोक का परलोक, तीव्र का विलोम मंद, क्षति का विलोम लाभ, इति का अथ, छत का विलोम अछत, आहूत का विलोम क्या हो जाएगा? अनाहूत। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। 4 विकल्प आपके सामने दिए हैं, इसमें से असंगत कौन सा है ये हमको देखना है और किस आधार पर देखना है ये भी आपको जो है सोचना पड़ेगा स्वयं ही। विनाश, प्रलय, संहार, ये क्या हैं? एक जैसे शब्द हैं क्योंकि ये एक दूसरे के समानार्थी हैं। विनाश, प्रलय और संहार, और उत्पत्ति क्या है? इनका विलोम शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से सी जो है ये असंगत है इनमें से। विनाश, प्रलय व संहार तीनों ही शब्द परस्पर समानार्थी हैं, जबसे इन तीनों से भिन्न उत्पत्ति इन सब का विपरीतार्थक या विलोम शब्द है। कुछ और विलोम शब्दों के उदाहरण देख लेते हैं। आधार का निराधार, अस्त्रीकरण का निरस्त्रीकरण, आना का जाना, अस्तित्व का अनस्तित्व, आरोहण का अवरोहण, असक्त का विलोम सशक्त, आर्य का विलोम अनार्य, अशन का अनशन, आराम का तकलीफ, अवलंब का निरालंब, आरोह का विलोम अवरोह, अवरोध का अनवरोध, आलंब का विलोम निरालंब, अल्पायु का दीर्घायु, आराध्य का विलोम दुराध्य, अल्प प्राण का महाप्राण, आपत्ति का संपत्ति, अल्प का बहु, महा या दीर्घ तीनों हो सकता है, आय का विलोम व्यय, अलभ्य का सुलभ्य, आशावादी का विलोम निराशावादी, आश्रित का विलोम अनाश्रित, इच्छुक का विलोम अनिच्छुक, आशा का विलोम निराशा, अवगत का अनवगत, अर्वाचीन का प्राचीन, कई बार पूछा गया है आरो में, अर्जित का अनर्जित, आख्यात का विलोम अनाख्यात, आद्य का विलोम अंत्य, आगामी का विगत, आदान का प्रदान, आचार का अनाचार, आदर का निरादर, आज़ादी का गुलामी, आत्मा का परमात्मा, आकुंचन का प्रसारण, आक्रांत का अनाक्रांत, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आहाता का विहाता, आतप का विलोम निरातप, आकंपित का निष्कंपित, आदर का अनादर, अस्वस्थ का विलोम स्वस्थ और आत्मावलंबी का परावलंबी। अगला प्रश्न, एक जो है पूरा वाक्य दिया हुआ है, इसमें जो है एक शब्द यहाँ पर मिसिंग है, यानी रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। इस क्रीम का प्रयोग आप अपने अनाकर्षक चेहरे को, इस क्रीम का प्रयोग द्वारा आप अपने अनाकर्षक चेहरे को बना सकते हैं। अब 4 विकल्प आपके सामने है, हमको ऐसा शब्द चुनना है कि जो ये विज्ञापन का एक शब्द है ये सर्वाधिक प्रभावशाली हो जाए।
तो यहाँ पर जो है कौन सा शब्द होगा जो है कि अनाकर्षक चेहरे को आप क्या बना लें, आकर्षक बना लें। सी शब्द, सी जो विकल्प है यहाँ पर सही है। आकर्षक के विपरीतार्थक शब्द कौन से हैं? अनाकर्षक, अपकर्षक तथा विकर्षक होते हैं। अतः प्रश्नानुसार रिक्त स्थान में आकर्षक शब्द की पूर्ति करने से विज्ञापन सर्वाधिक प्रभावशाली हो जाएगा। कुछ और विलोम शब्दों के हम देख लेते हैं उदाहरण। अपव्यय का मितव्यय, अक्षर का क्षर, अथाह का छिछला, अपकार का उपकार, अक्षत का छत, अनाहूत का आहूत, अन्यायी का न्यायी, अंदर का बाहर, आरंभ का विलोम अंत, अंधकार का प्रकाश, अंकुश का निरंकुश, आर्ष का अनार्ष, अपना का पराया, अंधेरा का उजाला, आयात का निर्यात, अमर का मर्त्य, अकंटक का अकंटकित, ईद का मुहर्रम, अद्य का अनद्य, अगम का सुगम, आस्था का नास्था, अदोष का शदोष, अर्जन का व्ययन, ईश का अनीस, अतुल्य का तुल्य, अमीर का गरीब, उपमान का उपमेय, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अमृत का विष, उपलब्धि का अनुपलब्धि, अदोष का सदोष, अभिमान का अनाभिमान, उपभुक्त का अनुपभुक्त। अधिकारी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनाधिकारी, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, उदग्र का अनुदग्र, अध्याय का अनाध्याय, अपना का पराया, उधार का नगद, अनंत का विलोम शांत, अन्वित का अनन्वित, उद्योगी का अनुद्योगी, अनाथ का सनाथ और अधिक का न्यून होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 आपके सामने शब्द युग्म दिए हुए हैं। ये कैसे हैं? ये वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं। तो इनमें से कौन कौन से सही हैं ये हमको जो है इस प्रश्न में बताना है। सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति, इसके लिए एक शब्द क्या है? अड़िमा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हाथ की कारीगरी, इसके लिए एक शब्द क्या है? हस्त कौशल। ये भी बिल्कुल सही है। संदेश ले जाने वाला, संदेश ले जाने वाला क्या होता है? संदेश वाहक होता है, ना कि उद्भव। तो यहाँ पर तीसरा गलत है। इस तरह से बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, केवल 1 और 2। संदेश ले जाने वाले के लिए एक शब्द क्या है? संदेश वाहक। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं अब। हिसाब किताब के अंक की जांच करने की क्रिया अंकेक्षण कहलाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में ऑडिट कहते हैं। हिलोरे उत्पन्न करने वाला विडोलक। सौतेली माता के लिए एक शब्द क्या है? विमाता। सोने का स्थान या कमरा जो है क्या कहलाता है? शयनागार। हर तीसरे महीने होने वाली घटना या कोई भी चीज़ जो है वो क्या कहलाएगी? त्रैमासिक कहलाएगी। सुबह कौवे बोलने का जो समय होता है उसको भोर कहते हैं। व्यवस्था करने वाले के लिए शब्द व्यवस्थापक है। शीत ऋतु की वर्षा क्या है? महावट कहलाती है। इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी। संचय किया हुआ संचित। शरण में आया हुआ शरणागत। सगुन और अपसगुन विचारने वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? शकुनज्ञ कहते हैं। सभ्य होने की अवस्था, गुण या भाव को हम सभ्यता कहते हैं। वृष्टि यानी वर्षा का अभाव हो तो क्या होता है? अनावृष्टि होती है। वह स्थिति जब मुद्रा का मूल्य गिर रहा हो तो उसको मुद्रास्फीति कहते हैं। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसको हम वातानुकूलित कहते हैं। वह जो बराबर तपस्या करता हो तपस्वी। वह जो पढ़ता हो पाठक। वह जो यान जल में चलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जलयान। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें सूची 1 में कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं, सूची 2 में जो है कुछ शब्द दिए हुए हैं उनसे संबंधित, और हमको क्या करना है? इनका सुमेलन करना है। वह फूल जो सूंघा गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो है? आघ्रात। तो ए का जो है थर्ड हो जाएगा। उसके बाद वह फूल जो ना सूंघा गया हो उसके लिए क्या हो जाएगा? अनाघ्रात। ये एक दूसरे के क्या है? आपस में विलोम शब्द भी हो रहे हैं। फिर वह फूल जो खिलने जा रहा हो तो उसके लिए एक शब्द क्या है? मुकुल। और वह फूल जो पूरा खिला हो उसके लिए एक शब्द है निमीलित। तो इस तरह से हमारा विकल्प कौन सा सही हो गया? सी विकल्प जो है यहाँ पर सही हो गया। इसको थोड़ा सा फिर से जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। वह फूल जो सूंघा गया हो उसको आघ्रात कहेंगे। वह फूल जो पूरा ना खिला हो मुकुलित। वह फूल जो पूरा खिला हो उसके लिए एक शब्द निमीलित। वह फूल जो ना सूंघा गया हो अनाघ्रात। वह फूल जो ना खिला गया हो उसके लिए एक शब्द कली भी है। वह फूल जो खिलने जा रहा हो उसके लिए शब्द है मुकुल। वह फूल जो आधा खिला हो उसके लिए एक शब्द क्या है?
अर्ध निमीलित, तो सभी फूल से संबंधित ही हैं, लेकिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का चयन कीजिए। एक वाक्यांश दिया है, कौन सा? रात्रि का चौथा या अंतिम प्रहर। इसको हम क्या कहेंगे? प्रदोष कहेंगे, द्वियामा कहेंगे, त्रियामा कहेंगे या ब्रह्म मुहूर्त कहेंगे? तो रात का चौथा जो या अंतिम प्रहर होता है इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। डी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। प्रदोष क्या होता है? रात का पहला पहर जो होता है प्रदोष होता है। द्वियामा रात्रि का दूसरा पहर, और त्रियामा जो है रात्र का तीसरा प्रहर। इसके अलावा रात्रि एवं सुबह के बीच का जो काल होता है, जब सूर्य उग रहा होता है, सूर्य की लालिमा आ रही होती है, उसे हम उषा काल कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 युग्म दिए हुए हैं, इनमें हमको देखना है कि कौन कौन से शब्द जो है इसमें इनके सामने जो है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द सही है या गलत है। मान या घमंड करने वाली नायिका को क्या कहते हैं? माननीय। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। लंबे बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है? केशिनी। ये भी सही है। किसी से प्रेम करने वाली नायिका प्रेयसी, ये भी सही है। तो इस तरह से सभी विकल्प जो है इसमें सही मिले हैं। हाल ही में ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? नवोड़ा। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी। हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री हंसगामिनी। स्त्री जिसकी आंखें मीन के समान हो, मीन मतलब मछली, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मीनाक्षी। 16 से 18 वर्ष की नायिका के लिए एक शब्द है मुग्धा, और 16 वर्ष की नायिका के लिए एक शब्द है षोडशी। सैकड़ों आंख वाली नायिका के लिए एक शब्द है शताक्षी। सुंदर बालों वाली नायिका सुकेशी। सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका, इसके लिए एक शब्द है सुष्मिता। सुंदर गले वाली नायिका सुग्रीवा। सुंदर आंखों वाली नायिका सुनैना या सुलोचना। सुंदर जांघों वाली नायिका करभोरुस के लिए एक शब्द हो जाएगा। सबका प्रेम चाहने वाली नायिका सर्वकिया। संकेत स्थल पर प्रिय के ना मिलने पर चिंता करने वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है? उत्कंठिता। शंख के समान गले वाली नायिका के लिए एक शब्द है काम्बुग्रीवा। वह स्त्री जो विद्वान हो उसके लिए एक शब्द है विदुषी। वह स्त्री जिसके मूछ दाढ़ी निकली हो उसको ऋषि भी कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द है अड्यूड़ा। वह स्त्री जिस पर स्वामी का प्रेम ना हो वो स्त्री दुर्भगा है। वह लड़की जिसका विवाह होने ही वाला है या होने को है उसके लिए एक शब्द क्या है? वैवाहिकी। वह नायिका जो लुप छिपकर अपने प्रेमी से मिलने जाए उसके लिए एक शब्द क्या है? अभिसारिका। वह नायिका जो खुलेआम प्रेमी से मिलने जाए उसके लिए एक शब्द है सुसारिका। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसके लिए एक शब्द है कृष्णाभिसारिका। वह नायिका जिसे अपने प्रिय का चिंतन और ध्यान करना ही अच्छा लगता हो उसके लिए एक शब्द है रति प्रीता। वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो उसके लिए एक शब्द है सुभगा। वह नायिका जिसके पति विदेश जाने वाले हों उसके लिए एक शब्द है प्रवत्य पतिका। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, आरओ के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको पूरा जो है ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो उसके लिए एक शब्द है आगत पतिका। वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आगमस्त पतिका। वह नायिका जिसका पति परदेश में हो प्रोसित पतिका। 12 से 14 वर्ष की नायिका के लिए एक शब्द है कुशोरी। 12 वर्ष से कम उम्र की नायिका कुमारी। बच्चा जनने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है प्रसूता। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियमवदा। विधवा नायिका जो किसी अन्य पुरुष से विवाह करे उसके लिए एक शब्द है पुनर्भू। पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित नायिका के लिए एक शब्द है परकीया। पति या नायक का अपमान कर पीछे पछताने वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है? कलहांतरिता। पति परायण स्त्री को पतिव्रता कहते हैं। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री परित्यक्ता। पतली कमर वाली नायिका के लिए एक शब्द है तन्वी। प्रतिपक्ष का नेतृत्व करने वाली नायिका जो है क्या होती है? खल नायिका। दुराचारणी स्त्री के लिए एक शब्द है कुल्टा। दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका के लिए एक शब्द है दिवाभिसारिका। 10 साल की कुमारी के लिए एक शब्द है कन्या। घुंघराले बाले वाली नायिका के लिए एक शब्द है काकुली। घने बाले वाली नायिका के लिए एक शब्द है अलका। चंचल आंखों वाली स्त्री लोलाक्षिका। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है भामिनी। वह स्त्री
जिसके पुत्र ना पैदा होता हो उसके लिए एक शब्द है निपुति। वह स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों ना हो वो उसके लिए एक शब्द है अवीरा। वह स्त्री जिसके पुत्र और पति हो उसके लिए एक शब्द है पुरंदरी। वह स्त्री एक संतान होने के बाद फिर संतान उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द है काकबंदी। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए शब्द है अध्यूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द है सधवा या सौभाग्यवती। और वह स्त्री जिसका पति जीवित ना हो उसके लिए एक शब्द है विधवा। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प शुद्ध है। 4 विकल्प आपको दिए हैं, इनमें से सभी में आपको देखना है कि जो भी विकल्प है उनमें सारे ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची होने चाहिए। मुखमंडन, अमृत बेला, पंचतत्व, ये तीनों जो है बिल्कुल ही बेमेल हैं आपस में। चंद्रकी, घनवल्लभी, दीप्ति, ये भी जो है अलग हैं। सफरी, सफरी आप जानते हैं मछली का होता है। पेरुख, दाख, ये सब अलग हैं। पिंगल, दव और तनुनपात, ये कैसे हैं, ये आपस में जो है बिल्कुल सही हैं। पिंगल, दव और तनुनपात किसके जो है पर्यायवाची हैं, ये आग या अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। अब बाकी जितने भी विकल्प दिए हैं इनमें हम देख लेते हैं। तो विकल्प ए में दिया गया मुखमंडन जो है किसका है, पान का पर्यायवाची है। पान के अन्य पर्यायवाची हैं नागरबेल, तांबूल, मुखभूषण। इसके बाद अमृत बेला जो है शब्द किसका है, प्रातः काल का पर्यायवाची है, जिसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे उषा काल, प्रभात, सवेरा, भोर, उदय काल, विहान काल, सकाल, अरुणोदय, दिनमुख, सूर्योदय। पंच तत्व जो है किसका है, मृत्यु का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची हो जाएंगे देहांत, मौत, स्वर्गवास, अंत, देहवसान, निधन, काशीवास, इंतकाल, गंगा लाभ, मरण, निवाण, ये सभी मृत्यु के पर्यायवाची हो गए। विकल्प बी पर अब विचार करते हैं। इसमें चंद्रकी, घनवल्लभी और दीप्ति क्रमशः किसके हैं, तो चंद्रकी जो है मोर का पर्यायवाची होता है, घनवल्लभी जो है बिजली का पर्यायवाची, और दीप्ति किसका पर्यायवाची हो गया, किरण का पर्यायवाची हो गया। मोर के अन्य पर्यायवाची देखते हैं केकी, सिखी, मयूर, कलाधर, कलापी, वहिरी, नीलकंठ, कलकंठ, सारंग, सिखावल, मेघांदनी, शिखंडी, अधिपति, छितपति, ये सभी मोर के पर्यायवाची हो गए। बिजली के पर्यायवाची संपा, करका, सतहदा, एरावती, ह्लादनी, तड़ित, क्षणप्रिया, विद्युत, चपला, चंचला, दामिनी, बिजुरी, बिजू, क्षण प्रभा, ये सभी जो है बिजली के पर्यायवाची हो गए। किरण के पर्यायवाची कर, मरीचि, रश्मि, अंशु, मयूख, वसु, ज्योत, ये सभी जो है किरण के पर्यायवाची हो गए। और विकल्प सी में दिए गए शब्द सफरी व पेरूक अमरूद के पर्यायवाची हैं, जबकि दाख जो है ये अंगूर का पर्यायवाची है। अमरूद के पर्यायवाची अमृत फल, बिही और जाम फल हो गए। अंगूर का किशमिश और द्राक्षा, ये सभी जो है उसके। अब डी में सभी अग्नि के थे, तो अग्नि के बहुत सारे पर्यायवाची हैं धूमकेतु, आग, अनल, पावक, ज्वाल, कृशानु, वैश्वानर, धनंजय, सर्वच्छी, हुतासन, शुचि, चित्रभानु, बृहदानु, आश्रासय, दहन, जातवेद, हव्यान, विभाषव, वायुसक, उर्पवधु, शोचनिकेश्य, कृपटियोनि, रोहिताश्व, ज्वलन, शिखा, अश्पिंत, शिखी, अरुण, दहन, हुतभुक, हेवाहन, ये सभी जो है अग्नि के पर्यायवाची हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, सारंग आप जानते हैं एक ऐसा शब्द है जिसके सबसे ज़्यादा जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो सारंग निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, नाग, बादल, कामदेव, पपीहा, कमल और कपूर। इनमें से हमको चुनना है कि सारंग जो है किन किन के लिए जो है एक समानार्थी के रूप में प्रयोग होता है। तो सारंग जो है सभी के लिए, जितने भी आपके सामने विकल्प हैं, नाग, बादल, कामदेव, पपीहा, कमल और कपूर, सभी का जो है समानार्थी शब्द है। सारंग एक अनेकार्थी शब्द है जो कई सारे अर्थों में प्रयोग होता है। इसके कई सारे अर्थ हम देख लेते हैं। नाग, हाथी, सागर, कोयल, कामदेव, मयूर, स्त्री, कोयल, जल, धनुष, भौरा, मृग, कबूतर, खंजन, सिंह, बिजली, शेषनाग, सुंदर, बादल, वृक्ष, छाता, वस्त्र, नाना वर्ण, सरस, बाल, शंख, शिव, पपीहा, कपूर, स्वर्ण, चंदन, मधुमक्खी, आभूषण, सूर्य, चंद्रमा, कमल, सारंगी, विष्णु का धनुष, सांप, इन सभी अर्थों में सारंग शब्द प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। श्रवण इसका पर्यायवाची हो जाएगा,
श्रुतिपट हो जाएगा, श्रुतिपटल हो जाएगा, लेकिन श्रोतस्विन यानी सी ऑप्शन जो इसका है ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। श्रवण, श्रुतिपट, श्रुतिपटल तीनों ही कान के पर्यायवाची हैं, जबकि श्रोतस्विन जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची देख लेते हैं। आश्रम का कुटी, विहार, मठ, संघ, अखाड़ा। चांदी का रूपक, रूपा, रौप्य, रजत, कलधौत, जात रूप। गेहूं का गोधूम, कनक, गंदुम। ओष्ठ का पर्यायवाची रच्छद, अधर, किनारा, ओंठ, होंठ और लब। इसके बाद घृत का जो घी का पर्यायवाची होता है नवनीत, घी, अमृत, आज्य, सर्पी, हार। चंदन के पर्यायवाची शब्द गंधराज, मलय, गंधसार, मलयज। ऐश्वर्य के पर्यायवाची संपन्नता, वैभव, समृद्धि, प्रभुत्व, ठाट बाट। कोयल के पिक, कलकंठ, श्यामा, काकपाली, कोकिला, सारिका, वसंत दूत। खरगोश का पर्यायवाची सशक, सस और खरवा। गधा का गर्दब, खोता, वैशाख नंदन, राशव। ईर्ष्या का पर्यायवाची जलन, डाह, द्वेष, रश्क, खान, कुढ़न। क्षमा के पर्यायवाची शब्द माफी, सहनशीलता, सहिष्णुता। इनाम के पर्यायवाची पुरस्कार, उपहार, पारितोषिक और बख्शीश। इमली के पर्यायवाची चिंचा और अम्लिका। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध है? सुरमा और अंजल आपस में पर्यायवाची हैं, ठीक है। ध्वांत और तमिश्र भी हैं। मृग, मंद और मदलता ये भी हैं। सुरपति और इंद्रायुध ये जो है आपस में पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध हैं। सुरमा और अंजन अगर देखा जाए तो काजल के पर्यायवाची हैं। ध्वांत और तमिश्र अंधकार के पर्यायवाची हैं। मृग, मंद और मदलता ये कस्तूरी के हैं। सुरपति किसका होता है? इंद्र का पर्यायवाची। और इंद्रायुध जो है इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द होता है। कुछ और पर्यायवाची शब्द देखते हैं। हाथी के गज, द्वीप, हस्ती, वारण, कुंजर, करी, दंती, कुंभी, वितुंडा। द्विरद, मतंग, नाग, गयंद, कलब। सिंदूर, मतगंज, सारंग, हरि, मातंग और वज्रदंती ये हाथी के हो गए। हंस के पर्यायवाची मराल, मानशौक, कलकंठ, सिपपक्ष, कारंडव। समुद्र के पर्यायवाची जलधि, सागर, सिंधु, रत्नाकर, नदीश, उदधि, पारावर, वारिधि, पयोधि, अर्णव। सिंह के पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं। केसरी, शेर, मृगपति, नाहर, मृगराज, पंचमुख, हर्यक्ष, पारींद्र, वनराज, शार्दूल, सारंग, मृगेंद्र, श्वेत पिंगल और पंचसुख। इसके बाद शराब के पर्यायवाची वारुणी, सुरा, मय, मदिरा, दारू। मेढक के दादुर, मंडूक, सातुर, वर्षाभु, मंडूक और दरदुर। मृग तृष्णा के मरीचिका और मृग मरीचिका। वर्ष के वत्सर, साल, बरस, अब्द ये सभी जो है वर्ष के पर्यायवाची हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। 4 वाक्यों में से कौन सा जो है वर्तनी और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है वो वाक्य जो है हमको देखना है। तो एक एक करके देखते हैं। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, तो वृक्षों पर यहाँ पर क्या है? वचन संबंधी गलती है। इधर आजकल मंदी चल रही है, अब इधर और आजकल दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। दुनिया ने गांधी जी की मुक्त कंठ प्रशंसा की है, तो जब मुक्त कंठ का प्रयोग होता है तो से का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। अगला, आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये जो है बिल्कुल सही है। तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, यानी वृक्षों पर जो कौवा लिखा था वो गलत था। इधर मंदी चल रही है या फिर आजकल मंदी चल रही है, लेकिन इधर और आजकल एक साथ प्रयोग नहीं होगा। दुनिया ने गांधी जी की मुक्त कंठ प्रशंसा की है, यहाँ पर जो से शब्द था वो क्या था? गलत था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। 3 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से कौन से वाक्य जो है व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल ठीक हैं, ये हमको जो है बताना है। चयन प्रक्रिया में जिसके अंग टूटे हों उनको आरक्षण दिया जाता है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है। एक माँ की दृष्टि से उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है, यहाँ पर सुंदरतम का प्रयोग सबसे के साथ जो है नहीं हो सकता है, यहाँ पर अंग टूटे शब्द गलत लिखा हुआ है। फिर तीसरे में उसके मरणोपरांत बाद
मरणोपरांत में उपरांत लगा हुआ है तो यहाँ पर बाद का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए था, तो ये भी जो है गलत है कि उसके मरणोपरांत बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला। तो इसमें से कोई भी जो है वाक्य सही नहीं है। अब इसका सही रूप देख लीजिए। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। एक माँ की दृष्टि से उसका बालक ही सबसे सुंदर होता है, ना कि सबसे सुंदरतम होता है। उसे मरणोपरांत, यहाँ पर बाद जो लिखा था वो बिल्कुल गलत था, उसे मरणोपरांत राष्ट्रीय सम्मान मिला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन कीजिए जो पूर्णतः त्रुटि रहित है, यानी जिसमें कोई भी गलती नहीं है। कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। अब बड़ा भी लिखा है, विशाल भी लिखा है, दोनों का मतलब एक होता है। यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। तो जब यद्यपि का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर मैं का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, ये भी गलत है। सी क्या दिया हुआ है, कोलकाता से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होते हैं, ये बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन क्या दिया, हर व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए, तो ये भी जो है डी गलत है। यहाँ पर सी जो है सही है। बाकी वाक्यों में क्या शुद्धियाँ थी, कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा, तो इसका सही रूप क्या हुआ, कुछ दिनों में आपके द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। फिर अशुद्ध वाक्य है, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता। अब इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ, तो यद्यपि के साथ किसका प्रयोग होता है, तथापि का। तथापि आपका यह कार्य मैं नहीं कर सकता। अगला, हर व्यक्ति को कोई ना कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए, तो इसकी जगह क्या होगा, हर व्यक्ति को दस्तकारी का काम सीखना चाहिए, कोई ना कोई की यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो इसमें से शुद्ध वाला समूह हम देखते हैं। पहला समूह देखते हैं, अंधेरा, अच्छिक, संवाद, गलत है। ऐश्वर्य, पड़ोसिन, अधिशासी, ये बिल्कुल सही समूह है, यानी 20 का करेक्ट ऑप्शन है। तो सस्य श्यामला, सुश्रुति, सृष्टि, ये सभी गलत है। पुष्पांजलि, पुरस्कार, तेलांजलि, ये भी गलत है। अब इनके सही रूप भी देख लेते हैं। तो विकल्प ए में अंधेरा, ऐच्छिक और संवाद दिया था, जिसकी सही वर्तनी क्या है, अंधेरा, ऐच्छिक और संवाद। विकल्प सी में सस्य श्यामला, इसमें सा की गलती, सुषुप्ति और सृष्टि, इसकी जगह सही क्या होगा, शस्य श्यामला, सुषुप्ति और सृष्टि। फिर डी में जो है पुष्पांजलि, ला पर बड़ी की मात्रा लगी, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है, पुष्पांजलि, ला पर छोटी की मात्रा। इसी प्रकार से पुरस्कार में रू नहीं लगेगा, पुरस्कार शब्द, और तेलांजलि की जगह तिलांजलि, तो इस तरह से ये जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भाइयों, आप सबको रात्रि में मंदिर अवश्य चलना है। अब इसमें जो है क्या करना है हमको, इस वाक्य में हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कितनी वर्तनीगत अशुद्धियां हैं इनको देखना है। तो भाइयों कैसा शब्द है, गलत लिखा है। रात्रि गलत लिखा है, मंदिर गलत लिखा है, तो 3 शब्द ये हो गए। बाकी भी कोई शब्द, तो 3 इसमें गलतियां हैं, यानी इसका जो है विकल्प क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसमें भाइयों की जगह क्या होना चाहिए था, भाइयों होना चाहिए था, यानी बड़ी की मात्रा नहीं। रात्रि की जगह रात्रि, और मंदिर की जगह मंदिर। कुछ अन्य शब्दों को देख लेते हैं जो अशुद्ध और शुद्ध। तो शक्ति की जगह शक्ति, धोबनी की जगह धोबिन। आशीर्वाद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर परीक्षा में, आशीर्वाद इस तरह से लिखा जाएगा। अधगति की जगह अधोगति। आद्र की जगह आद्री, दा पे भी ऊपर भी ना नीचे भी रा लगेगा। अर्थात में जो है ता में हलंत लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने 25 प्रश्नों को सॉल्व किया। अगले लेक्चर में जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं, जिसकी PDF फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है, जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के
टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन, यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं, जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें।